आपकी क्लास। जी बिल्कुल, स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ये देखिए कि आपको स्क्रीन साफ दिख रही है, मैं साफ दिख रहा हूं, एक बार मुझे बता दीजिएगा बस। कैसे हैं बेटा आप लोग? तो आज लेक्चर नंबर 2 है इसका, और आपको मतलब प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर को आगे कराएंगे। सबसे पहले मुझे बता दो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब कुछ ठीक है? एक बार कमेंट में बताएंगे आप लोग। ठीक है, सही है, परफेक्ट। थोड़ा बारिश हो रही है, रेनी सीजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टार्ट करें? यस, स्टार्ट करते हैं। तो कितने लोगों ने लास्ट क्लास को फॉलो किया था? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? एक बेसिक इंट्रोडक्शन था सेल का। अगर आपको पता हो कि लास्ट क्लास में हमने बस डिस्कस किया था सेल की डेफिनेशन क्या है और सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, उसको लेके हमने बात करी थी। आज हम लोग सेल थ्योरी से आगे पढ़ेंगे, जो प्रॉपर आपका टॉपिक है। अब मैंने आपको एक दो चीज बताई थी जो मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा। हमने स्टार्टिंग के एक दो क्लासेस में आप लोगों से इवनिंग में एक डाउट सेशन लगाया था। डाउट सेशन कोई कंपलसरी सेशन नहीं है, वो किस लिए था कि आपको बैच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप लाइव हमसे अनम्यूट करके बात कर सको। अब क्या होगा, क्लास से रिलेटेड डाउट सेशन आपके इवनिंग में हम शेड्यूल करना स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे आपको नीड होगी। ठीक है, उस डाउट सेशन में सिलेबस का नहीं पढ़ाया जाता, ऐसा नहीं कि सिलेबस आगे बढ़ जाएगा। एक बच्चे ने बोला था सर मेरा थोड़ा टाइम भी वेस्ट होता है, तो हमने यही चीज बोली, वो मर्जी होती है आपकी, लेकिन जिन बच्चों को डाउट है उनके लिए बहुत अच्छा है। 1 to 1 कनेक्ट करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने, उस चीजों के लिए वो सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता उसमें। सही है बेटा? यस, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें, जल्दी बताइए बेटा। हाँ, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का क्या टॉपिक रहेगा आपको सबको पता ही है। अच्छा, दो दो टेलीग्राम चैनल आपके पास है, एक आप अपनी डिटेल प्लीज फिल कर लीजिए, क्योंकि हमें आपके अराउंड बेटर चीजें बनाने के, वैसे भी हमारे पास डिटेल्स हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, जो जो छोटी छोटी डिटेल है, मार्क्स क्या आ रहे हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, उसके अराउंड हम लोग चीजें बना पाएंगे। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम लोग अक्सर बात कर सकते हैं। ठीक है, चीजें यहाँ पर आपको मैसेज के फॉर्म में भी मिल जाया करेंगी। अब आगे चलते हैं, आज का क्या टॉपिक रहेगा, ध्यान से देखोगे सारे बच्चे, प्लीज ध्यान से देखना। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे, ये कर चुके हैं एक्चुअल में। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल हम लोग कर चुके हैं, तो आज हम लोग सेल थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्या यहां तक ठीक है? आज का टॉपिक क्लियर हो गया हम लोग क्या पढ़ने वाले? ठीक है, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? यस, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, लेकिन एक स्पीड से भी पढ़ेंगे और सब कुछ आपको समझ में आएगा। डन है, चलिए। और आपको मैंने बोला था स्टार्टिंग की क्लासेस देखिए, आपको क्या डिफरेंस समझ में आता है। ठीक है, तो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था कल की क्लास में, तो मैंने क्या पढ़ाया था, एक बार उसको रिवाइज करते हैं हल्का सा, फिर हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो कल जब मैंने लास्ट क्लास आपको पढ़ाई थी, तो मैंने क्लियरली बोला था कि भाई सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक लाइफ की यूनिट है। इस बात का प्रूफ क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना। अगर सिंगल सेल का कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहा होता तो सेल को हम बेसिक यूनिट नहीं बोलते। मेरी बात समझ पा रहे हो? सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म मिलता है, वो लाइफ के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए हमने सेल को बेसिक यूनिट बोला। सेल का एक्चुअल मीनिंग आपको पता है? सेल का मतलब होता है चैम्बर। चैम्बर का मतलब अगर आप देखोगे ना, एक ऐसा चैम्बर जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है डिस्कवरी ऑफ सेल पे हमने बात करी थी। एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया था, कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस ली थी, उसमें हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स दिखे थे। यस, हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स दिखे थे। बेटा एमडी सर की थोड़ा सा मैं आपको क्लास के लिए बता देता हूं। मेरी जो क्लास रहेगी वो 3 दिन है, और मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। एमडी सर की होगी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आज सैटरडे है, पर जो पिछला वीक हुआ वो वेडनेसडे से चालू हुआ, तो वीक में दो दो क्लास हो जाए, इसलिए आज मेरी क्लास रखी गई है। कोई दिक्कत है इस बात में? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? सही है? यस, ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग। तो हमने उसके बाद आपसे बात करी थी कि डिस्कवरी ऑफ सेल को लेकर बात की थी। तो सबसे पहले हमने बात की थी भाई, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, नाम नहीं दे रखा। लिविन हुक ने लिविंग सेल देखे थे। क्या देखे थे? लिविंग सेल देखे थे। और एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस देखा था। उसके अलावा और भी कई साइंटिस्ट हैं, ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं, पर वो रेलिवेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आ रहे हैं सेल थ्योरी पढ़ने पे। मेरे को बस ये आपसे जानना है, कितने लोगों को सेल थ्योरी पता है? सर हम सबको पता है, सेल थ्योरी के बारे में हमें काफी कुछ आइडिया है।
मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि हम सेल थ्योरी पढ़ते क्यों हैं। मैं बार बार आपसे रीजन पूछता हूं। देखो एक चीज समझो ध्यान से, आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आ गया है इस चीज को लेके कि यार सर इस साल भी होगा नहीं होगा। मैं एक सिंपल सा लॉजिक आपको बोलता हूं, सब्जेक्ट डेवलप करो, कुछ और आए ना आए आपको सब्जेक्ट अच्छा आ जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है कि सारी रेस में एक चीज खो गई, क्या? सब्जेक्ट अच्छा आना चाहिए, उसमें नॉलेज में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। नॉलेज बढ़ेगी, सिलेक्शन अपने आप होगा। ये बात कोई नहीं बोल रहा है, हर कोई कह रहा है ये प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस, ये सब फर्जी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग सब्जेक्ट पे बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूं कि यार सेल थ्योरी क्यों आई थी, मतलब कोई रीजन था सेल थ्योरी आने का? क्या हुआ था, सेल थ्योरी क्यों बनी थी, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सेल थ्योरी क्यों आई थी, कोई रीजन है सेल थ्योरी आने का? मतलब क्यों था कि अचानक से जब डिस्कवरी ऑफ सेल हुई तो सेल थ्योरी है? मैं आपको समझाता हूं एक्चुअल में क्या है। अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, सेल थ्योरी का बैकग्राउंड क्या है, कि सेल थ्योरी ने ना हमें कहां पर ला दिया। इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, कोई साइंटिस्ट प्लांट्स को देख रहा था, कोई साइंटिस्ट एनिमल्स को देख रहा था। एनिमल और प्लांट एकदम डिफरेंट एंटिटी। अगर आप ध्यान से देखोगे, एनिमल मान लो मैं हूं, कोई काऊ है, कोई और एनिमल है, वो और प्लांट्स बिल्कुल अलग अलग चीज है। लोग उनको बिल्कुल अलग अलग तरीके से देख रहे थे। सेल थ्योरी ने क्या बोला कि एक सेल है जो इनमें भी है और उसमें भी है। सेल थ्योरी ने क्या बोला, सेल थ्योरी ने बोला कि भाई ये जो एनिमल है ना, इसमें भी सेल है, प्लांट में भी सेल है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कहीं ना कहीं सेल थ्योरी ने सारी की सारी रिसर्च को, सारी की सारी चीजों को अचानक से किस पर लाया, सेल पर लाया। मेरी बात समझ पा रहे हो? हम सेल थ्योरी पढ़ते ही क्यों है? क्योंकि सेल थ्योरी हमें एक्चुअल में अलग अलग डिस्कवरी से फाइनली किस पर लेके आती है, सेल पर लेके आती है। और सेल थ्योरी में क्या है, दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने क्लासिकल क्लासिकल मतलब अर्ली सेल थ्योरी दी थी, फिर तीसरे साइंटिस्ट ने उसको मॉडिफाई किया था। तो लॉजिकली अगर हम लोग सोचें कि सेल थ्योरी क्या है, देखो सेल थ्योरी एक्चुअल में क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि हम सेल थ्योरी पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि लॉजिक डेवलप करने हैं। ब्रिंग प्लांट एंड एनिमल एट सम कॉमन लेवल मींस सेल के लेवल पे, मींस एट सेल लेवल। कहीं ना कहीं सेल थ्योरी जो है प्लांट और एनिमल्स को एक सेल के लेवल पर लेकर आई है। अब कौन से दो साइंटिस्ट हैं जो सेल थ्योरी से रिलेटेड है? सबसे पहले है एक जर्मन साइंटिस्ट, देखो ईयर जो दे रखा है इसका 1838 दे रखा है, सही है सर? और कंट्री इनकी जर्मन है। ये साइंटिस्ट कैसे थे, जर्मनी के थे, तो जर्मन साइंटिस्ट हो गए। स्किल्डन जो थे वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। तो सेल थ्योरी पर दो लोगों के कंट्रीब्यूशन का नाम आता है, स्किल्डन एंड शिवान। सबसे पहले स्किल्डन जो थे हमारे पास एक बॉटनिस्ट थे। क्या थे बेटा? एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो उन्होंने क्या बोला, सुनेंगे ध्यान से। उन्होंने क्या एग्जामिन किया, उन्होंने एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया। अगर मैं आपको इसकी और डिटेल बताऊं तो जो स्किल्डन थे ना, वो कहीं ना कहीं प्लांट ग्रोथ को स्टडी कर रहे थे, प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड बातें स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट ऑब्जर्व किए। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ध्यान से सुनेंगे, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ, डिफरेंट मतलब अलग अलग, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट सेल्स, है ना? जो फाइनली क्या बनाते हैं, विच फॉर्म टिश्यू, जो क्या बनाते हैं बेटा, विच फॉर्म टिश्यू। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला, इन्होंने क्या किया, सुने ध्यान से। स्किल्डन जो थे, मान लो प्लांट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मैं आपको यही तो बोल रहा हूं कि सेल थ्योरी ने फाइनली क्या किया, सब लोगों को सेल के लेवल पे लाया। तो स्किल्डन ने क्या देखा, स्किल्डन ने देखा कि यार जितने भी प्लांट मैं अपने आसपास देख रहा हूं ना, उन सब में एक कॉमन यूनिट है। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से बेटा, क्वेश्चंस वगैरह पे बाद में बात करेंगे क्लास के लास्ट में, अभी सिर्फ पढ़ेंगे, इस पे कोई डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, पहले मैं पढ़ाऊंगा, पहले सुनेंगे ध्यान से सब। स्किल्डन ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को देखा। उन्होंने देखा यार ये जितने भी प्लांट है ना, इनमें अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट में अलग टाइप के सेल्स हैं, शूट में मीजोफिल सेल्स हैं, लीफ में मीजोफिल सेल्स हैं। तो उन्होंने प्लांट में देखा डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जो मिलकर एक जैसे सेल्स इकट्ठे होकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन किसकी थी, स्किल्डन की। किसकी ऑब्जर्वेशन थी, स्किल्डन की। और वो क्या थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। पहली बात समझ में आ गई? पहली बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, जल्दी बताओ। पहली बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी 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 बताओ। पहली बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा हम सेल थ्योरी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सेल थ्योरी ही एक ऐसा पॉइंट है जो बेसिकली सारी रिसर्च को जो भी चल रही थी सेल के लेवल पे ले आया।
सेल थ्योरी में एक साइंटिस्ट थे स्किल्डन, जो बेसिकली जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट देखे, किसी की रूट पढ़ी, किसी की लीफ देखी, स्टेम देखी, तो देखा वो सारे प्लांट सेल्स के बने हैं, जो बेसिकली क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आ गए, ठीक है, एक बार मैं लिखने का भी समय दूंगा आपको। शिवान आ गए। देखो शिवान ने क्या किया, सुनेंगे ध्यान से। शिवान ने, एनसीईआरटी कहती है सेम ईयर, तो एक साल के बाद लगभग, ठीक है। ये भी जर्मन है, पहले ब्रिटिश था, अब नाम चेंज हो गया। और ये एक तरह से जूलॉजिस्ट हैं। अब इनका कुछ और कंट्रीब्यूशन भी है। हाँ सर बिल्कुल है। जैसे इनके कंट्रीब्यूशन में आपने सुना है कि न्यूरॉन में शिवान सेल्स होते हैं, इनके नाम पे रखा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने एक मेटाबॉलिज्म नाम का टर्म ये सब भी दिया था। तो शिवान एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, ध्यान सुना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल ऑब्जर्व करे, और उन सब में कॉमन बात पाई, क्या, कि उसके बाहर एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, एक पतली सी क्या है, पतली सी एक थिन लेयर है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने स्टडी किया क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल। फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, लिखने का टाइम में दूंगा आपको, प्लीज ध्यान से सुनो सिर्फ। तो उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने अलग अलग टाइप के एनिमल सेल ऑब्जर्व किए, ठीक है, मतलब कोई एनिमल सेल ले लिया, कोई दूसरा एनिमल सेल ले लिया, और उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जितने भी एनिमल सेल हैं उनमें एक थिन लेयर है। ऑल एनिमल सेल्स जो हैं उनमें क्या है, उनमें क्या है, एक थिन आउटर लेयर है। क्या है बेटा, एक थिन आउटर लेयर है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बताओ, नोन एज, किस नाम से जानते हैं, नोन एज, नाउ किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप समझ रहे हो। तो इन्होंने जितने भी एनिमल सेल देखे, मान लो कोई ये एनिमल सेल देखा है, अमीबा देख लिया होगा, या कोई और एनिमल सेल देखा, इन सब में एक पतली आउटर लेयर थी, जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने एक और कंक्लूजन बोला कि भाई जब इन्होंने प्लांट सेल ऑब्जर्व किए, इन्होंने क्या किया, प्लांट भी ऑब्जर्व किए, ऑल्सो ऑब्जर्व प्लांट, है ना, इन्होंने प्लांट सेल भी ऑब्जर्व किए, ऑल्सो ऑब्जर्व प्लांट। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर, सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। यूनिक मतलब अलग कैरेक्टर है प्लांट सेल का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो स्किल्डन ने काम किया, प्लांट को ऑब्जर्व किया, शिवान ने एनिमल और प्लांट दोनों को ऑब्जर्व किया। और अगर आप ध्यान से देखो, इन ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है, इनसे ये तो पता चल रहा है कि सारी चीजें सेल की बनी हुई है, और कुछ कुछ डिफरेंस भी आ रहा है कि प्लांट सेल में क्या है, बाहर में सेल वॉल है, और एनिमल सेल में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये डिफरेंस भी आ रहा है, पर ये तो क्लियर हो रहा है ना कि दोनों किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। ये क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ, ये क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ बेटा, ये क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, सही है। तो इन्होंने जो फाइनली हाइपोथेसिस दी, किसने दी बेटा, शिवान ने दी। तो शिवान ने जो हाइपोथेसिस दी है वो एक्चुअल में क्या थी, उन्होंने क्या बोला, देखो आप अगर ध्यान से देखोगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कह रही है, सेल थ्योरी क्या है, कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल की रिसर्च को एक सिंगल यूनिट पे ला रहा है, सेल पे। तो स्किल्डन ने खूब सारे प्लांट देखे, रूट, स्टेम, लीफ, जो जो ऑब्जर्व करी, सब में बोला कि भाई इनमें प्लांट सेल है और ये मिलके टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद शिवान ने क्या किया, एनिमल सेल्स में देखा कि वहां एक आउटर मेम्ब्रेन है, उसको सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा एक थिन लेयर, नाम नहीं दिया, आज हम उसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। दूसरा उन्होंने क्या बोला, दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि यार जो प्लांट है ना, प्लांट है, उनके जो सेल्स हैं उनके बाहर एक आउटर हार्ड लेयर है, जिसको आज हम सेल वॉल के नाम, मतलब एक आउटर लेयर, यूनिक कैरेक्टर है सेल वॉल, जो एनिमल में नहीं है। अब इनको कैसे पता यूनिक कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें तो थी नहीं, इसमें है। तो इसका मतलब उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, और वो हाइपोथेसिस ये थी कि जितने भी, ध्यान सुनेंगे, जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ, किसके बने हुए हैं, मेड अप ऑफ, किसके बने हुए हैं, सेल्स, सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ध्यान से देखो, मेरी तरफ देखना, आपसे मैं कहूं कि मान लो ये कोई सेल है, ठीक है सर, ये दूसरा सेल है। अब इसने कोई केमिकल यहां रिलीज किया। आप में से कितने लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है? कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ाते हैं हम? कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ाते हैं कि हमारे पास सेल होते हैं, और सेल के बाहर कुछ केमिकल होते हैं। केमिकल में क्या आता है, मैट्रिक्स आता है, या कुछ धागे होते हैं। याद करो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने पढ़ा है ना कि भाई अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उनमें सेल होते हैं, सेल के बाहर कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं, यस और नो। तो इसका मतलब जो रिलीज करते हैं वो कहां से आया था,
वो सेल नहीं बनाया था। तो जब शिवान ने बहुत सारे प्लांट और एनिमल देखे तो उनको दो बातें समझ में आई, एनिमल्स के बाहर एक पतली लेयर है, प्लांट के बाहर एक सेल वॉल है, ये यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का। दूसरा उन्होंने देखा कि जो भी चीजें हैं या तो सेल की बनी हुई हैं या सेल ने वो चीज बनाई है, मतलब सब कुछ सेल से आ रहा है। तो इसका मतलब रिसर्च कहीं ना कहीं सेल के लेवल पर आ गई, इसलिए सेल थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप ध्यान से देखो सेल थ्योरी में तो कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको नया लग रहा हो, अजीब लग रहा हो, पर सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों है, इस लॉजिक को सोचो। कहीं ना कहीं सारी रिसर्च को हम सेल के लेवल पे ले आए, इस तरीके से सोचो। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वॉटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल की एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत मतलब ऐसा नहीं लगता हमें, लेकिन कहीं ना कहीं रिसर्च को उस लेवल पे ले गया है कि हाँ हमें डीएनए के बारे में पता चल गया, अब यहां से आगे जाएंगे। या सेंट्रल डोगमा की अगर आप देखोगे ना इंपॉर्टेंस, बहुत छोटी सी बात है लेकिन वो एक्चुअल में एक डायरेक्शन देता है। तो सेल थ्योरी एक डायरेक्शन देती है कि सब कुछ सेल का बना है, यस और नो। और ये किसने दिया बेटा, ये किसने दी थी हाइपोथेसिस, शिवान ने दी थी। तो हम ये मानते हैं और नॉर्मली ये माना जाता है कि सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करी, ठीक है। किसने किसने करी, स्किल्डन एंड शिवान ने, इन दोनों ने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करी। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि ये लाइन लिखी हो, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, ये लाइन लिखी हो, ये हाइपोथेसिस किसने दी थी, तो आप शिवान मार्क करेंगे। लेकिन अगर आप देखो कुछ कुछ चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए, पहला स्किल्डन ने किस पे काम किया, प्लांट पे, शिवान ने प्लांट और एनिमल दोनों पे काम किया, पहला चीज। दूसरा, शिवान की हाइपोथेसिस थी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, और सेल थ्योरी जो फॉर्मुलेट करी है वो हम किसके लिए, किसका कंट्रीब्यूशन मानते हैं, स्किल्डन और शिवान दोनों की ऑब्जर्वेशन से सेल थ्योरी बनी है। पर सेल थ्योरी का अपना एक ड्रॉबैक था, सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई कि कैसे नए सेल्स आते हैं, हाउ न्यू सेल अराइज, या हाउ सेल अराइज, हाउ न्यू सेल अराइज, नए सेल्स बनते कैसे हैं, इसके बारे में ये बिल्कुल नहीं बता पाई सेल थ्योरी। ये जो सेल थ्योरी है इसको क्लासिकल सेल थ्योरी कहते हैं। जो हम इसके बाद पढ़ते हैं वो फाइनल सेल थ्योरी होती है। एक बार फिर रिपीट करेंगे, लिखना चाहते हो लिख लो एक बार। सबसे पहले सेल थ्योरी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सेल थ्योरी सब कुछ किस पे ले आई, किस लेवल पे ले आई बेटा, बताओ जल्दी से, सेल के लेवल पे। पहला कंट्रीब्यूशन जर्मन बॉटनिस्ट स्किल्डन, दूसरा कंट्रीब्यूशन शिवान। नोट करो एक बार फटाफट से, किसी को ना समझ में आया पूछो। यस सौरभ, मैं बताऊंगा बेटा, थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा सा वेट कर ले सौरभ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बेटा, है ना। हाँ बेटा, लुइस पास्चर है, हैक्कल वैक्कल सब छोड़ दो, जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ वही पढ़ना है आपने अपनी तरफ से। और इवन आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा, मैं डैम श्योर हूं इस बात को लेके। आपको सारी लाइनें एनसीईआरटी की नोट्स में ही मिलेंगी, तो इसलिए बोल रहा हूं नोट्स की मल्टीपल रीडिंग करनी है, बस उसको याद कर जाओ। ये मैं डे 1 पे बोल रहा हूं, रीजन क्या है कि आपको फायदा होगा इससे। यस ठीक है बेटा, मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस बताएंगे, यहां तक ठीक है। तो अगली स्लाइड लिख लो, पहले नेक्स्ट स्लाइड लिखो जल्दी से, चलो जल्दी से बेटा, टेंशन ना ले सौरभ, सब लोग आपको में सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपने फर्स्ट स्लाइड लिख लिया, सेकंड लिख लो। 7 ठीक, अच्छे नंबर है। हाँ बच्चे, जो इवनिंग में हम क्वेश्चन कराएंगे उसका प्लानर आपको दे देंगे। आप लोग लिख लो एक बार फटाफट से, एक बार फटाफट से लिखो। फर्स्ट स्लाइड लगा दो। अर्पिता बहुत स्लो लिख रही है, इससे तुझे क्या होगा, क्लास के बाद 2 घंटा जाएगा नोट्स बनाने में, फिर वो रील बनाएंगे हम बैठ के। मैं पहले दिन डांटूंगा ताकि तुम पूरे साल ठीक रहो, ध्यान रखो इस बात को आप लोग।
अगर आपको फर्स्ट क्लास लिखने में, फर्स्ट स्लाइड लिखने में इतना समय लग रहा है तो आज डालो, सबसे पहले डेट डाला करो, आज की डेट डाला करो कि आज की ये डेट थी, पहला टॉपिक था सेल थ्योरी, ये फर्स्ट स्लाइड है, उसके बाद सेकंड, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड है, क्लियर है? यस। हो गया? हो गया सेकंड स्लाइड? यस। बच्चे अभी क्या है ना, नेक्स्ट वीक से इसको स्टार्ट करेंगे आपको प्रॉपरली डाउट की फॉर्म में, है ना? हाँ, अभी तो सिर्फ आपको काउंसलिंग की तरह से कि भाई आपको क्या पढ़ना चाहिए, और आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते और डाउट आएंगे कि कैसे करना है, आपको रियल में फायदा होगा। यस, लिख लिया? फोन पे किया बेटा, मैं फोन अपने पास रखता हूँ, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिससे आप 24 घंटे कनेक्ट कर सकते हो, पर मैं रात में डांट देता हूँ गलती से किसी ने इंस्टाग्राम में फोन किया तो मुझे, एक दिन कर रहा था रात में वीडियो कॉल, है ना? हाँ, तो कोई कोई मुझसे कुछ बोलता है तो मैं वो पे कर देता हूँ, ऐसा नहीं, है ना? पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुम्हें भी पता है, पहले तुम सस्ते कोर्स पढ़ रहे हो। चलो आगे चलेंगे। थर्ड लाइन में ऑल्सो होगा, ऑल्सो कंक्लूड, क्या कंक्लूड किया था ये, देख बेटा, ऑल्सो कंक्लूड, ये कंक्लूड किया था एक्चुअल में उसने, ठीक है, ये कंक्लूड किया था। अगर आप मेरे से पूछोगे, इन्होंने ऑब्जर्व किया था प्लांट सेल को भी, है ना, ये वाली लाइन यहां पे नहीं है, ऑल्सो कंक्लूड सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, यहां से चाहिए आपको, ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल इन इट्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट समझ में आता है? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, विच इज सेल प्रोडक्ट, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं ऐसे, उसमें से मैंने आपको लिख दिया सेल वॉल, ठीक है, दूसरा मैंने लिख दिया सेल मेम्ब्रेन, तीसरा लिख दिया सेल, फोर्थ लिख दिया न्यूक्लियस। एक्चुअल में प्रोडक्ट वो होता है जो सेल के बाहर रिलीज किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सेल वॉल प्लांट रिलीज करके बनाता है, तो सेल वॉल एक तरीके से सेल का प्रोडक्ट है जो सेल के बाहर है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? यस। तो हमने क्या पढ़ा, एक बार रिपीट कर देते हैं, जिसको बच्चे को समरी चाहिए फिर से सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले हमने ये बोला है कि यार सेल थ्योरी क्यों पढ़ी जाती है, क्योंकि सेल थ्योरी एक आधार देती है, एक बेस देती है कि प्लांट और एनिमल सेल को एक कॉमन जगह ला सकते हैं जो कि सेल है, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे स्किल्डन, जो बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने काफी सारे प्लांट देखे, किसी की रूट पड़ी तो देखा यार उनमें सारे सेल प्लांट है, और वो मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं, वो मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? वो मिलके क्या बना रहे हैं, हमारे पास टिश्यू बना रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? वो मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, टिश्यू बना रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करूंगा। दूसरा हमने देखा एक शिवान साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल सेल ऑब्जर्व किया, क्योंकि जूलॉजिस्ट हैं तो पहले उन्होंने एनिमल सेल भी ऑब्जर्व किया होगा, तो उन्होंने देखा एक पतली सी लेयर है बाहर, एक थिन लेयर है, उस थिन लेयर को आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। दूसरा उन्होंने प्लांट सेल भी देखे और बताया कि भाई प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये तो आइडिया हो गया कि सब कुछ सेल का बना है और सब कुछ सेल से ही बनता है। देखो, सब कुछ सेल का बना है और सब कुछ सेल से ही बनता है। जैसे मान लो जो सेल वॉल होती है, जैसे ये सेल वॉल है, अब अगर आप ध्यान से देखो, सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये पार्ट होती है सेल का, और सेल तो खुद है, फिर न्यूक्लियस, ये सब पार्ट हैं। सेल वॉल जो होती है एक तरह का सिक्रीशन होती है। सिक्रीशन समझ में आता है? जैसे मान लो आप हो, आपने अपनी त्वचा पे खूब सारी मिट्टी लगा ली, मोटी सी परत बन गई, दैट इज सेल वॉल। समझो, वो रिलीज है, वो अब जैसे ये तो मैं बाहर से लगा रहा हूं ना, नहीं तो अगर आप ध्यान से देखोगे सेल वॉल कौन रिलीज करता है, सेल बाहर रिलीज करता है अपने सरफेस पे, इसलिए इसका आंसर सेल वॉल है। फिर हमने कहा कि यार सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट करी, अगर आपको क्वेश्चन आता है किसने फॉर्मुलेट करी है तो स्किल्डन एंड शिवान। और ये वाली हाइपोथेसिस किसने दी कि प्लांट और एनिमल सेल और उसके प्रोडक्ट के बने। अब देखो ड्रॉबैक क्या है कि नए सेल कैसे बने ये नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए कि नए सेल्स कैसे बने। क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर, डन हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे।
अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं 1855 में, इसका मतलब सेल थ्योरी के 15 साल के बाद, और कहीं ना कहीं इनके पास वो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल थी कि सेल कैसे बना। रुडोल्फ वर्चो जो थे उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, तो उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी। क्या उन्होंने बोला कि सेल डिवाइड करता है। देखो सेल थ्योरी का मेन पॉइंट क्या था जो नहीं पता था, वो ये था कि नए सेल कैसे बनते हैं, ये नहीं बता पाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करता है और उससे नए सेल्स बनते हैं। तो नए सेल्स कैसे आते हैं? न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल थे वहां से आया। अब यहां पर जो मन में सवाल आता है वो ये आता है कि पहला सेल कैसे आया, वो एवोल्यूशन का टॉपिक है। रुडोल्फ वर्चो ने क्या थ्योरी सॉल्व करी, उन्होंने ये बताया कि भाई नया सेल कैसे बनेगा। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से जो सेल था। उसके लिए उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ओमनिस। ओमनिस मतलब सब, ओमनिस सेलुला, सेलुला, ई सेलुला, मतलब ऑल सेल अराइज फ्रॉम सेल, मतलब कोई भी सेल है प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है। तो ऑल सेल जो है वो किससे आ रहा है बेटा? किससे आ रहा है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने बोला? रुडोल्फ वर्चो ने। इसी का मतलब होता है कि जितने भी सेल हैं, ऑल सेल अराइज फ्रॉम, कहां से आते हैं? अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहां से आ रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सारे के सारे सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सारे के सारे सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहे हैं। अब यहां पर पहला सेल कैसे बना, ये हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं। अगर आपको याद हो एवोल्यूशन में क्या हुआ था, सबसे पहले थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन हम पढ़ते हैं। याद है किसी को? मिलर एक्सपेरिमेंट, जिसमें किस तरीके से चीजें एग्रीगेशन हुई थी, वहां से पढ़ा जाता है पहला सेल कैसे आया। पर वो ये नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है सेल आते कहां से हैं। तो सेल आते हैं किसी सेल की डिवीजन से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रुडोल्फ वर्चो ने क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखो तो रुडोल्फ वर्चो ने क्या किया बेटा? रुडोल्फ वर्चो इन्होंने क्या किया? इन्होंने मॉडिफाई किया है सेल थ्योरी को, और उसको क्या दी है? फाइनल शेप दी है। तो फाइनल शेप में क्या आ गया? सबसे पहले, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी हो, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। कितनी लोगों को मेरी बात समझ में आई? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने हैं? सेल एंड प्रोडक्ट्स के बने हुए हैं, उससे जो प्रोडक्ट बना है उसके बने हुए हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि ऑल सेल, इसकी वजह से फाइनल शेप आती है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से था। और कैसे आया पहले वाले सेल से? बाय डिवीजन। कैसे आया बेटा? डिवीजन के थ्रू आया। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपसे कोई पूछे स्किल्डन ने क्या किया, बताया प्लांट किसके बने हैं? सेल्स के बने, और वो टिश्यू बनाते हैं। सिवान ने एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों ऑब्जर्व किया, इसमें थिन लेयर बताई, इसमें कहा सेल वॉल होती है, और इसने एक हाइपोथेसिस दे दी कि भाई प्लांट और एनिमल जो है वो सेल्स और उसके प्रोडक्ट के बने हैं। तो सेल थ्योरी के जो पॉइंट्स हम किसको लेते हैं? स्किल्डन एंड शिवान ने ही दिए थे। ड्रॉबैक क्या? ये नहीं बता पाए नया सेल कैसे आया। तो रुडोल्फ वर्चो ने बताया कि सेल, ध्यान से सुनेंगे, सेल की डिवीजन से नया सेल बनता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब सारे सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। इतनी बात याद हो जाएगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये किसने दिया था, या रुडोल्फ वर्चो ने किसने फाइनल शेप दी थी, ये सब आ सकता है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कुछ ऐसा है जो एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। सबसे पहले कुछ ऐसा है, कोई एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का? बिल्कुल है। वायरस, प्रायोन्स और वायरॉइड, ये सेल नहीं है। दे आर नॉट सेल, दे आर नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग है, ये सेल नहीं है, इसीलिए एक्सेप्शन है। इसीलिए एक्सेप्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्शन है? नहीं।
सेल थ्योरी की एक्सेप्शन मतलब कोई ऐसी चीज है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखो, ये थ्योरी है। थ्योरी का मतलब क्या है? अगर आपके आसपास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, सब में सेल है, पहला पॉइंट। और सारे सेल कैसे बने? डिवीजन से बने। एक बेसिक रूल फॉलो होता है कि माइटोसिस से पूरा का पूरा बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया। पर कुछ ऐसा है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, दैट इज वायरस, प्रायोन्स, वायरॉइड। क्यों? क्योंकि ये सेल नहीं है। समझ आ रहा है? ये सेल नहीं है, सेल से छोटे होते हैं, नॉन सेलुलर, ए सेलुलर होता है। क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है बच्चे? बच्चे देख, मेरी बात सुन ध्यान से। ये एक थ्योरी है उस समय जिस समय हमें ज्यादा कुछ पता नहीं था। पर अगर आप इस थ्योरी की, एक बच्चा पूछ रहा है कोई प्रिंसिपल, बेटा प्रिंसिपल और थ्योरी, थ्योरी क्या है कि एक थ्योरी है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें क्या है। तो ये उस टाइम की सिग्निफिकेंस के हिसाब से समझो, जब 1839 40s, जब प्रॉपर माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, जेनेटिक्स डिस्कवर नहीं थी, न्यूक्लियस नहीं पता था, उस समय इसकी कितनी वैल्यू रही होगी कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी थ्योरी बन रही है जो ये बता रही है भाई सब में सेल होता है। अब रिसर्च को एक डायरेक्शन मिलती है। अब हम सेल के अंदर जाएंगे, रिसर्च को एक डायरेक्शन मिलती है। यस बेटा, वायरस को नॉन लिविंग मानते हैं बच्चे। सेल से छोटी लाइफ की यूनिट नहीं है ना? कोई ऐसी यूनिट नहीं है जो लिविंग हो और सेल से छोटी हो। जैसे वायरस जो है वो सेल से छोटा है, या वायरस मतलब प्रॉपर सेल नहीं है, तो कोई भी ऐसी लिविंग यूनिट नहीं है जो सेल से छोटी हो। सही है? अगर मैं आपसे कोई लिखूं, मान लो मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं कि यूनिट ऑफ लाइफ स्मॉलर देन सेल, ऑप्शन में मैं आपको वायरस दे दूं, प्रायोन्स दे दूं, न्यूक्लियस दे दूं, और मैं क्या लिख दूं, यहां पर लिख दूं नन, तो कोई ऐसी यूनिट नहीं है बेटा लाइफ की। लाइफ लिखा है ना यहां पे, लाइफ की कोई ऐसी यूनिट नहीं है लाइफ की जो सेल से छोटी हो। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल से छोटी ऐसी चीज हो सकती है, न्यूक्लियस हो सकती है, हो सकते हैं, पर ये लाइफ की यूनिट नहीं है। यस बेटा, एक्चुअल में ग्रोथ से आइडिया लग गया होगा। उन्होंने क्या किया होगा, ड्राई वेट, वेट वेट कुछ करके आइडिया लगा लिया होगा। यहां तक लिख लिया बेटा आपने? चेक करो एक बार फटाफट से। कोई ऐसा जिनको नहीं समझ में आ रहा है? आशीष, एक बार स्क्रीन ब्लैक हो रही है बीच बीच में, ऐसा क्यों? कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, हाँ आपको थोड़ा सा डिफरेंटली मिलेगा बेटा। एच जी खुराना के अलावा है हमारे पास और भी साइंटिस्ट है, जीएन रामाचंद्रन जी हैं हमारे पास। उसके अलावा पंचानन महेश्वरी हैं जिनका नाम एनसीईआरटी में है, पी महेश्वरी जिन्हें कह रहे हैं बेटा। वायरस बॉर्डर पे है, हाँ बच्चे। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। अगर मैं तेरे को रियल में बताऊं, वहां तक लाइफ की लेवल ही नहीं है। लाइफ का सबसे छोटा लेवल सेल है, तो उसके अंदर की सारी चीजें तू नॉन लिविंग ही मान के चलेगा, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट ही लाइफ की सेल है ना। मेरी बात समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है? यस दीपक, लास्ट ईयर के बैच हैं एडिड, पर आपको पता नहीं कैसे मिलेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा कि लास्ट ईयर के बैच कैसे मिलेंगे मंथन इन इन्फिनिटी में, इस पे एक वीडियो डाली गई है इस वाले में, टेलीग्राम चैनल पे, वहां देखोगे आपको पता चल जाएगा। चले अब आगे चले बेटा।
सेल थ्योरी डन है। अब हम लोग ओवरव्यू पढ़ रहे हैं और ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, ठीक है। बेटा शिवान की हाइपोथेसिस और रुडोल्फ का फर्स्ट स्टेटमेंट कहां सेम है? शिवान की हाइपोथेसिस ये थी कि सब कुछ किससे बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। और इसने, रुडोल्फ ने क्या बोला है कि सेल बनता कैसे है? डिवीजन से बनता है। डन है ना? सही है। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? एक्सेप्शन क्या हो सकती है सेल थ्योरी की? किसने बोला था? ओमनी सेलुला ही सेलुला बोला था। कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों पे काम किया था? शिवान, ठीक है। शिवान और स्किल्डन कौन सी कंट्री से? दोनों जर्मन है हमारे पास। सही है, ठीक है, क्लियर। आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ओवरव्यू ऑफ सेल पे पढ़ेंगे। देखो मैंने क्या किया, मेरी बात सुनिए ध्यान से। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब सेल का ओवरव्यू, क्योंकि हम सेल के पास आ चुके हैं। सेल थ्योरी ने हमें सेल के पास कर दिया। स्टार्ट करूं मैं? जल्दी बता दो एक बार कमेंट में। कमेंट में यस लिख दो, मैं आगे का स्टार्ट कर रहा हूं। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। ठीक है, चले बेटा आगे चले, चलो आ जाओ। अब हम लोग आगे जा रहे हैं। मैं ओवरव्यू पढ़ा रहा हूं। देखो मैंने ओवरव्यू को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले ओवरव्यू को 5-6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, पहले समझना ध्यान से। सबसे पहला पार्ट है कि मुझे टाइप ऑफ सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको लॉजिकली समझ में आएगा। मैंने क्या किया है, सबसे पहले ओवरव्यू को सबसे पहला पार्ट बनाया टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल मतलब मेरे पास कितने टाइप के कैसे कैसे सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि मेरे पास एक सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, जिसके पार ऐसे डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका जो डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है, मेरी बात समझ, डीएनए और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कैसा होता है? वो नेकेड होता है। कैसा होता है? नेकेड। नेकेड के साथ मैं क्या लिख सकता हूं? विदाउट, विदाउट एनी मेम्ब्रेन, बिना किसी मेम्ब्रेन के होता है। बात समझो ध्यान से, बिना किसी मेम्ब्रेन के होता है। तो डीएनए और जेनेटिक मटेरियल नेकेड है। आप में से काफी सारे बच्चों को थोड़ा अलग लगेंगे नोट्स, ध्यान से पढ़ना, सारी चीजें कवर होंगी और थोड़ा सा हल्के से कंप्रेस और बेटर लगेंगे। धीरे धीरे देखते चलना। तो क्या बोला गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है ना, जेनेटिक मटेरियल, वो नेकेड होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। और इसमें ना साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या होगा? इसमें होता है, यस। और एक चीज क्या है बेटा, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती। क्या नहीं होती? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती। ऐसी ऑर्गेनल जिसके बाहर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई तीनों? मतलब प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसकी सेल मेम्ब्रेन होती है और इस डीएनए को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो होता है वो नेकेड होता है। नेकेड का मतलब इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इनमें साइटोप्लाज्म होता है और मेम्ब्रेन से बनी हुई ऑर्गेनल मेरे पास क्या होती हैं? एब्सेंट होती है। क्या होती है मेरे पास? एब्सेंट होती है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? मैंने शिवान की स्टेटमेंट रुडोल्फ में कहां लिखी है बेटा? कहां लिखी है रुडोल्फ में? ये मैंने फाइनल, फाइनल सेल थ्योरी लिखी है जिसमें दोनों की स्टेटमेंट है। एक बच्चे को इसमें डाउट हो गया, ये फाइनल सेल थ्योरी है। तो फाइनल सेल थ्योरी में इनिशियल पार्ट, दिस इज इनिशियल, और ये एड स्टेटमेंट है। एक बच्चे को डाउट हो गया कि सर इसमें आपने दोनों क्यों लिख दिए हैं? दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि फाइनल सेल थ्योरी में ये ओल्ड स्टेटमेंट है, ये नई स्टेटमेंट है।
अब डाउट क्लियर हुआ बेटा? अब इधर आ जाओ, अब इधर देखो। तो हमने क्या पर बोला है, हमने बोला है हम टाइप ऑफ सेल पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए नेकेड होता है, उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। दूसरा, उसमें साइटोप्लाज्म होता है। और तीसरा हमने क्या बोला है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जैसे हमने, हमारे पास एनिमल सेल का जो एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास हमने क्या ले लिया, चीक सेल ले लिया। चीक सेल समझ में आता है? चीक, चीक सेल क्या होता है बेटा? चीक सेल जो ये अंदर से निकालते हैं ना, वो सेल ले लिया मैंने। अब उस सेल में क्या होगा, उस सेल में मेरे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। आपको समझ में आ रही है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसमें मेरे पास क्या है, मेम्ब्रेन है। आउटर में क्या है मेरे पास, मेम्ब्रेन है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। आउटर में क्या है मेरे पास, मेम्ब्रेन है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब उसके अलावा उन्होंने प्लांट सेल कौन सा लिया है बताओ जल्दी से? अनियन। अनियन जो होता है ना, अनियन, अनियन का पील लिया है। क्या लिया है बेटा आपने? अनियन का पील। अनियन समझ में आता है, प्याज। तो अनियन का पील लिया है। पील मतलब पतली सी लेयर, सही है। तो हमारे पास एनिमल सेल है, ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास एनिमल सेल है, वो ये रहा। ये प्लांट सेल है जो अनियन का पील हमने लिया। पील क्या होता है? एक पतली सी लेयर। ऐसे आप देखो, प्याज है ना, इस प्याज की एक पतली सी लेयर हमने यहां से ले ली, वो प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में मेरे पास क्या प्रेजेंट होगा, सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? सेल वॉल प्रेजेंट होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक सेल, फिर मैंने आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के एग्जाम्पल बताए। चीक सेल एनिमल सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस इसमें भी है। अब ये दोनों किस कैटेगरी में आ रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल में आ रहे हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल किस में आ रहे हैं? यूकैरियोटिक कैटेगरी में आ रहे हैं। ये सब यूकैरियोटिक सेल है। तो इनके क्या क्या फीचर हैं? सबसे पहला फीचर देखो, इनके पास एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, दोनों के पास। उसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस। मतलब क्या हुआ, इसमें मेरे पास एक गहरा डेंस स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस के अंदर देखो, एक चीज और है, ये स्टेटमेंट गलत है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियस में रियल में तो क्रोमैटिन होते हैं। क्रोमोसोम दिखता है जब सेल डिवाइड करता है, पर एनसीईआरटी लिख देती है इसको। तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम को इसलिए ब्रैकेट में क्या लिख देता हूं? क्रोमैटिन। रियल में तो क्रोमैटिन होते हैं। विच कंटेन, क्या है उसके पास? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल का मतलब जीन्स है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है। एनसीईआरटी ने थोड़ा सा प्रोकैरियोट के बारे में बताया कि भाई प्रोकैरियोट का सेल का डीएनए नेकेड होता है। इतनी बात याद आ गई? सही है। साइटोप्लाज्म ही होता है उसमें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती। ऐसी ऑर्गेनल नहीं होती जिसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये दोनों यूकैरियोटिक है। एनिमल सेल का एग्जांपल चीक सेल है, प्लांट सेल का एग्जांपल अनियन के पील से हमने प्लांट सेल लाया। पील समझ में आता है? पतली सी लेयर निकालते हैं, वहां से लाया। ये दोनों यूकैरियोटिक सेल है। इनके पास एक डेंस, डेंस मतलब एक मेम्ब्रेन का बना हुआ गाढ़ा स्ट्रक्चर है, उसको न्यूक्लियस कह रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर रियल में तो धागा होता है, पर हमने एनसीईआरटी यहां क्रोमोसोम लिख देती है। अच्छा, एनसीईआरटी क्रोमोसोम क्यों लिखती है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। कितने लोग हैं ये बात समझ पा रहे हैं कि एनसीईआरटी ने यहां क्रोमोसोम क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है कि एनसीईआरटी ये बताना चाह रही है कि प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में यूकैरियोट में क्रोमोसोम बनते हैं प्रॉपरली, ये बताना चाह रही है। मेरी बात समझ पा रहे? देखो कई कई टीचर मैंने देखा है ये गलत लिखा है, गलत लिखा है। बेटा देखो, आपको एनसीईआरटी को समझना पड़ेगा। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहां पर क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। एकदम टाइट, वाटर टाइट कंपार्टमेंट में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जा सकती। बहुत सी ऐसी लाइनें हैं जिनके मीनिंग हल्के से डेविएट करते हैं, वो हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो रियल में क्रोमैटिन होता है, एनसीईआरटी क्रोमोसोम लिखती है जिसपे जेनेटिक मटेरियल मतलब जीन्स प्रेजेंट है। अच्छा, साइटोप्लाज्म के लिए क्या बताती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कहती है कि साइटोप्लाज्म कैसा है? सेमी फ्लूइड है। यहां करेक्शन आई थी, सेमी फ्लूइड है मतलब सॉलिड नहीं है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके अलावा ये मेन एरेना है। एरेना का मतलब होता है जगह।
मेन एरिना है किसका? मेन एरिना। एरिना क्या होता है? व्हाट इज एरिना? ARENA, एरिना जगह, मेन जगह है। एरिना का क्या मतलब है आप भूल जाओगे, इसलिए लिख देते हैं। मेन स्पेस है फॉर मेजर एक्टिविटी। मेजर सेलुलर एक्टिविटी मतलब जैसे ग्लाइकोलिसिस, काफी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं यहां पर। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा, है ना, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ताकि सेल जिंदा रहे। मैनी केमिकल रिएक्शंस अकर। मैनी क्या होंगे? केमिकल रिएक्शंस। कुछ कहेंगे सर राइटिंग साफ बेटा, इस ये मेरी मैक्सिमम साफ है ना। मैं वो जो फेंकते हैं लंबी लंबी ना, मैं उनसे अलग हूं। क्योंकि देखो, अगर मान लो मैं वीक स्टूडेंट रहूंगा तो राइटिंग भी खराब रही होगी। कई लोग क्या होते हैं, वो ऐसा लगाते हैं कि जब बच्चे के अकॉर्डिंग गरीब बन जाते हैं बच्चे। बेटा हम लोग मतलब थिंकिंग स्टूडेंट थे, सोचते थे सब्जेक्ट को। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैसे टाइप के नहीं थे कि टॉप कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। और अच्छा करते थे किस पे? कंटेंट के बेस पे, उस टाइप के रहे। तो देखो, मेन मेन केमिकल रिएक्शंस कहां होते हैं? अकर इन साइटोप्लाज्म। उसकी वजह से टू कीप सेल कीप सेल इन लिविंग स्टेट, जिंदा रखने के लिए काफी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। समझो ध्यान से। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या पॉइंट्स याद रखोगे, सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बाउंड। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, बेसिकली क्रोमेटिन है जिसमें जेनेटिक मटेरियल है। साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? सेमी फ्लूइड है, लिक्विड नहीं है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। मेन जगह है जहां पर सारी एक्टिविटीज होती हैं। उसके अलावा वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से सेल जिंदा रहता है, लिविंग स्टेट मेंटेन रहती है। ये टॉपिक शायद किसी को पता नहीं है कहां था, आपको भी नहीं, इवन टीचरों को नहीं पता। अगर आपको किसी को पता हो कि बायोमोलिक्यूल में से कुछ डिलीट हुआ है, एंजाइम से पहला वाला एक पार्ट थे, 2-3 पेज थे जिसमें लिविंग स्टेट के बारे में बताया हुआ था, वो पेज उन्होंने हटा दिया। लिविंग स्टेट क्या होता है? कोई सेल जिंदा कैसे चल रहता है? जब उसमें वो सारे केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, सारे केमिकल रिएक्शन, जरूरी केमिकल रिएक्शन चलते हैं, तो उसको हम कहते हैं लिविंग स्टेट। यस और नो? यस और नो? बेटा मैं ये कह रहा हूं, एक बच्चा पूछ रहा है सर क्रोमोसोम क्यों लिखा? मैं फिर रिपीट करता हूं। आप में से सभी लोगों को पता है कि सेल साइकिल नाम का कुछ होता है। क्रोमोसोम कब दिखता है? एम फेज में सेल के अंदर दिखता है। हाँ, जब एम फेज में क्रोमोसोम दिखता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है। तो न्यूक्लियस के अंदर रियल में क्या दिखता है? क्रोमैटिन दिखता है। यहां क्रोमोसोम क्यों लिखा हुआ? यह बताने के लिए कि बैक्टीरिया में जनरली क्रोमोसोम नहीं बनते वैसे जैसे यूकैरियोट में बनते, इसलिए लिखा है। यहां तक क्लियर है बेटा? हाँ, साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट में भी होगी, और कैसी होगी? सेमी फ्लूइड होगी। कैसी होगी बेटा? सेमी फ्लूइड होगी। कैसी होगी? सेमी फ्लूइड होगी। अब आप अपनी एनसीईआरटी चेक करो, आपको रियलाइज होगा कि जो भी चीजें लिखी हैं वो सारी मैंने कवर करी है, कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। यस? एक मिनट रुकना बेटा। यस बेटा, साइटोप्लाज्म की लास्ट लाइन मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले, साइटोप्लाज्म सॉलिड नहीं है, कैसा है? सेमी फ्लूइड है। दूसरा, साइटोप्लाज्म एक मेन प्लेस है जहां पर बहुत सारी चीजें चलती हैं, सेल की जरूरी प्रोसेस चलते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया,
एंडोसाइटोसिस वगैरह, मतलब काफी सारी चीजें चलती हैं, चीजें मूव करती रहती हैं। दूसरा एनसीईआरटी क्या लिखती है कि साइटोप्लाज्म में इतने सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो जरूरी है सेल को क्या रखने के लिए, लिविंग स्टेट में रखने के लिए। लिविंग स्टेट मतलब जिंदा रखने के लिए। यहां तक क्लियर है? बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है? मैंने किसका फोटो लिया है, मैं तेरे को एक हैबिट बताता हूँ, और ये हैबिट की वजह से ही शायद एक बहुत बड़ी कंपनी बनी हुई है। मेरी हैबिट ये होती है कि बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं उसकी फोटो खींचता हूँ और टीम में भेजता हूँ कि चेक करो ये सच में गड़बड़ है क्या ऐप में, कुछ ऐसा। ठीक है, तो 2020 में सबसे ज्यादा ये काम मैं करता था। तो छोटी छोटी चीजों से ये चीजें इवॉल्व हुई हैं, है ना। अभी भले ही कोई कुछ भी गाना गाते रहे, लेकिन रियलिटी यही है। ठीक है, हाँ, अभी बना लो, इसको बना लो बेटा। तो कुछ भी अगर कुछ ऐसा लगता है, मुझे डाउट लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो मैं वो उसको भेजता हूँ। ठीक है, हाँ, क्या नहीं समझाया है बेटा? एरिना का मतलब होता है जगह। नुपुर, एरिना का मतलब होगा जगह, मेन जगह है जहां पर सारी एक्टिविटीज चल रही है। बच्चे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में सेमी फ्लूइड है। एनसीईआरटी में करेक्शन आ गई है। पहले एनसीईआरटी में इसके लिए फ्लूइड लिखा था, इसके लिए सेमी फ्लूइड लिखा था, दोनों में सेमी फ्लूइड आ गया। यस, बच्चे आप टेंशन मत लो, मिलूसी स्पीड ठीक है, और बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है, पर अभी स्टार्टिंग है तो ऐसे है। और आपको पता है कि ये लास्ट ईयर से तो तेज है। आगे चले। क्रोमोसोम क्यों लिखा है मैं आपको समझाता हूं। क्रोमोसोम क्यों लिखा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप समझो ध्यान से कि यूकैरियोटिक सेल में, आप में, हमारे में क्रोमोसोम बनते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं बनते। रियल में अगर देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, पर ये उससे कंपेयर करके लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। अब हमारे पास एक पॉइंट और है जिसपे हम लोग बात कर सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती हैं। यूकैरियोट में कैसी ऑर्गेनल होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। कैसी ऑर्गेनल्स होती हैं बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। कैसी ऑर्गेनल्स होती है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। बेटा कौन से केमिकल रिएक्शन, जैसे ग्लाइकोलिसिस, ये सारा। ठीक है, यस। बच्चे, विकास आपका लैग कर रहा है, आप एक बार ज्वाइन करो फिर से, है ना। नॉर्मली क्या है, किसी का लैग नहीं करता है ऐसे, जनरली कई बार वो रहता है। एक बच्चा कह रहा है कि सर भेजा मुझे कि लिविंग नॉन लिविंग के बीच का, नहीं बेटा वो ठीक नहीं है ना। देख, मैं अगर तेरे को बोलूंगा लिविंग नॉन लिविंग के बीच का वायरस है, उससे ज्यादा अच्छा है नॉन लिविंग पढ़ना, क्योंकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है ना। यस, चलें बेटा, चलें चलें आगे चलें। क्लियर है बेटा? डन है, आगे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। अब ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। आपके पास जितनी भी ऑर्गेनल्स होती हैं उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, एक्चुअल में ऑर्गेनल्स को ना, जितनी भी, और कितने लोगों को पता ऑर्गेनल्स क्या होती है? ऑर्गेनल्स बेटा वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं ना कहीं सेल की हेल्प करते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो ऑर्गेनल्स जो है ना, उसको डिवाइड करते हैं हम तीन कैटेगरी में। डिवाइड करते हैं किसमें? तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनल्स हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती? सबसे पहले ऐसी ऑर्गेनल का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर किसी ऑर्गेनल के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है,
तो इसका मतलब वो किसके साथ कॉन्टिन्यूअस है? साइटोप्लाज्म के साथ। सही है। तो विदाउट मेम्ब्रेन में एक तो आती है राइबोसोम, दूसरी हमारे पास आती है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोलस, और तीसरी हमारे पास बेटा सेंट्रियोल। इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इनके बाहर क्या नहीं होती? कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। यस, इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। मेरी बात समझो ध्यान से, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अब सिंगल मेम्ब्रेन वाले एनसीईआरटी किसको किसको लिखती है? ईआर। ईआर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मेरी बात समझो ध्यान से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके अलावा है गोल्जी बॉडी। क्या है बेटा? गोल्जी बॉडीज। उसके अलावा है वैक्यूल, जिनके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद मेरे पास कुछ है वेसिकल्स, हमारे पास माइक्रो बॉडीज। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं फ्लैजिला और सीलिया, फ्लैजिला एंड सीलिया। और ये सिर्फ यूकैरियोट वाला लिख रहे हैं, ऑल्दो ये सारे यूकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में भी होती हैं एंड यूकैरियोट में भी होती हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? सोचो, ये सिर्फ यूकैरियोट में होती है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन वाली भी सिर्फ यूकैरियोट में होती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब ये देखो जरा, ये देखो, डबल मेम्ब्रेन में एक आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जो किस में होता है? प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों में होता है। प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों तरह के सेल में होता है ना? अमीबा में भी होता है, फंजाई में भी होता है। उसके अलावा हमारे पास प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स हैं जो सिर्फ किस में मिलते हैं? प्लांट सेल में। उसके अलावा मेरे पास क्या है बेटा? हमारे पास न्यूक्लियस है। क्या हम ये वाली चीजें कर सकते हैं? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ जल्दी से बेटा। सिंगल मेम्ब्रेन में पेरोक्सिसोम भी होगा, यस, यहां लिख सकते हो। एक्चुअल में पेरोक्सिसोम माइक्रो बॉडीज में आ जाता है, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा नहीं हुआ है। एनसीईआरटी ने पेरोक्सिसोम क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि वो क्या है बेटा? माइक्रो बॉडीज में आ जाता है। पेरोक्सिसोम किस में आ जाता है? माइक्रो बॉडीज में आ जाता है। यहां तक क्लियर है बच्चे? इंक्लूजन बॉडी को अगर आप ऑर्गेनल मानोगे भी तो पर विदाउट मेम्ब्रेन है, पर इंक्लूजन बॉडी आर स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनल नहीं मानते, क्योंकि उनका फंक्शन स्टोरेज है ना? उनका फंक्शन क्या है? स्टोरेज है, तो प्रॉपर ऑर्गेनल मानते नहीं है ना? अब जैसे प्रोकैरियोट में क्या है? प्रोकैरियोट में क्या है? ओनली ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, सिर्फ विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होती हैं। क्या नाम है उनके? क्या नाम है बताओ जल्दी से? विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल नाम बताओ, उनके नाम बताओ। जिनमें जिनमें क्या है? उसका नाम है राइबोसोम। तो राइबोसोम और कौन से वाला? 70S वाला, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करते हैं बेटा, ऑर्गेनल्स जो होती हैं विदाउट एंड विद मेम्ब्रेन होती हैं, विद मेम्ब्रेन होती है, दोनों तरह की होती है यूकैरियोट में। जैसे एनिमल सेल है, एनिमल सेल में विदाउट मेम्ब्रेन कौन सी है बताओ? विदाउट मेम्ब्रेन कौन कौन सी होगी अगर मैं लिखना चाहूं विदाउट मेम्ब्रेन एनिमल सेल में? एक होगी राइबोसोम जो प्लांट सेल में भी है, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रियोल लिख सकते हो, ठीक है। न्यूक्लियोलस भी लिख सकते हो, चाहो तो लिख लो या तो मत लिखो, न्यूक्लियोलस को हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। होता है पर चलो लिख रहे हैं, कोई नहीं। अच्छा, प्लांट सेल में क्या नहीं होगा बताओ? विदाउट मेम्ब्रेन में कौन सा लिखोगे बताओ? प्लांट सेल में क्या नहीं होता? सेंट्रियोल नहीं होता। तो विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल जो है, विदाउट मेम्ब्रेन, उसमें मेरे पास क्या क्या आएगा बताते हैं। राइबोसोम आएगा,
न्यूक्लियोलस आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल जो सिर्फ एनिमल सेल में मिलती है वो कौन सी है? सेंट्रियोल। मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए कि विदाउट मेम्ब्रेन कौन है? विदाउट मेम्ब्रेन ओनली इन एनिमल सेल, ओनली इन एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल में, विदाउट मेम्ब्रेन ओनली इन एनिमल सेल। समझो ध्यान से, विदाउट मेम्ब्रेन ओनली इन एनिमल सेल। समझो इस बात को, विदाउट मेम्ब्रेन ओनली इन एनिमल सेल। यहां पर ऑप्शन में मेरे पास राइबोसोम है, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया न्यूक्लियोलस और फिर लिख दिया सेंट्रियोल, डी ऑल। अब मेरी बात सुनो, विदाउट मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल होता तो ऑल होता, विदाउट मेम्ब्रेन ओनली इन एनिमल सेल में मेरे पास क्या आ जाएगा? सेंट्रियोल आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है बच्चे? वैक्यूल को हम ऑर्गेनल इसलिए मानते हैं क्योंकि वैक्यूल के बाहर मैंने एक स्पेस बना दिया है, समझ, मेम्ब्रेन का, इसलिए वो उसको ऑर्गेनल मान रहे हैं। इंक्लूजन बॉडी के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो कहां पड़ी है, क्या कर रही है, पता नहीं है, इसलिए उसको ऑर्गेनल नहीं मानते। डन है? डन है? जल्दी बताओ। जल्दी बोलो बेटा। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस में क्या डिफरेंस होता है? पिकाचू बता देता हूं बेटा। एक बच्चे ने पूछा न्यूक्लियोलस में क्या फर्क होता है, मैं दिखा देता हूं। जैसे ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की कैसी मेम्ब्रेन होती है? डबल। उसके बाहर यहां होता है विदाउट मेम्ब्रेन का न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। यस, ठीक है बेटा। बच्चे क्वेश्चन का मतलब क्या है सुनेंगे ध्यान से। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसी ऑर्गेनल बताओ जो सिर्फ एनिमल सेल में मिलती है और जिसकी मेम्ब्रेन नहीं है, वो सेंट्रियोल है। अगर क्वेश्चन में बोला जाता विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल इन एनिमल सेल, तो फिर मेरे पास ऑल आ जाता। यस, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक इस स्लाइड में कोई दिक्कत है? बेटा विदाउट मेम्ब्रेन में राइबोसोम का आंसर क्यों नहीं है, रीजन बताता हूं। क्योंकि राइबोसोम प्लांट सेल में भी मिलता है, एनिमल सेल में भी मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसी ऑर्गेनल बताओ जिसकी मेम्ब्रेन नहीं है और वो प्रोकैरियोट में भी है और यूकैरियोट में भी है, तो वो मेरे पास क्या है? राइबोसोम। तो प्रोकैरियोट में विदाउट मेम्ब्रेन में सिर्फ राइबोसोम होता है। तो यूकैरियोट में 3 है, कौन कौन से बेटा? कौन कौन से यूकैरियोट में? यूकैरियोट में कौन? जैसे ये तीनों यूकैरियोट में मिलते हैं, ये वाला प्रोकैरियोट में मिलता है। तो विदाउट, देख रहे हो ऑर्गेनल विदाउट वाले में कितनी है मेरे पास? कौन कौन है ये पता चल रहा है? विदाउट वाले में कौन कौन है? राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, ये तीनों है। विदाउट वाले में ये तीनों है, ये तीनों है। और बैक्टीरिया में कौन होता है? सिर्फ राइबोसोम होता है। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। यस, एक बार फिर रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरे पास। व्हाट इज ऑर्गेनल? ऑर्गेनल क्या है? सेल का पार्ट होती है। ऑर्गेनल तीन तरह की पॉसिबल है। एक जिसकी मेम्ब्रेन ना हो, जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होगी वो साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूएशन में होती है, सही है, न्यूक्लियोलस को छोड़ के। विदाउट मेम्ब्रेन हम तीन, जनरली कुछ लोग न्यूक्लियोलस नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या है? राइबोसोम, न्यूक्लियोलस और सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। राइबोसोम प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल सब में मिल रहा है, क्योंकि यूकैरियोटिक का एग्जांपल यही है। सिंगल मेम्ब्रेन के नाम ईआर, गोल्जी, वैक्यूल, वेसिकल, माइक्रोबॉडी, पेरोक्सिसोम, फ्लैजिला, सीलिया, ये है। और डबल मेम्ब्रेन, अच्छा, फ्लैजिला सीलिया के नीचे मैंने यूकैरियोट क्यों लिखा है? क्योंकि फ्लैजिला प्रोकैरियोट में भी होता है। डबल मेम्ब्रेन में क्या क्या आएगा बेटा? ओनली यूकैरियोट्स में मेरे पास होती है। तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस आ रहा है डबल मेम्ब्रेन वाला। अब ठीक है?
लिख लो एक बार बेटा। फ्लैजिला को हम ऑर्गेनल बिल्कुल मानते हैं, सीलिया को भी मान ले तो सीलिया तो पहली बात उसमें होता ही नहीं है प्रोकैरियोट में, फिम्ब्रियाई को मानना चाहे मान ले, हम फ्लैजिला को ऑर्गेनल मानते हैं। ठीक है, यस, यहां तक ठीक है। सीलिया प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, सीलिया जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, फ्लैजिला होता है पर विदाउट मेम्ब्रेन का होता है प्रोकैरियोट में, फ्लैजिला के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन होती है। फिम्ब्रियाई ऑर्गेनल होता है, इसका कोई क्लियर बेटा आंसर नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि हम बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही ऑर्गेनल लेके चलते हैं, राइबोसोम। आज का कोई डाउट सेशन नहीं है बेटा, डाउट सेशन नेक्स्ट वीक से प्रॉपर प्लान किए जाएंगे। सर वेसिकल में लाइसोसोम आते हैं, हाँ लाइसोसोम इज वेसिकल टाइप, तो लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे चलें। आगे चले बेटा, आगे चले, लिख लिया पहले बताओ। बच्चे हम आगे पढ़ेंगे प्रोकैरियोट में फ्लैजिला में विदाउट मेम्ब्रेन होता, आगे लिखेंगे इस बात को, पर प्रोकैरियोट में एज सच हम लोग फ्लैजिला को ऑर्गेनल्स कंसीडर करते नहीं है, वो स्ट्रक्चर्स मानते हैं, वो उसको मानते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। एक्चुअल में क्या होता है, बैक्टीरिया के ना सरफेस पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनको प्रॉपर ऑर्गेनल्स लेते नहीं है, ऑर्गेनल्स उसके अंदर की चीजों को लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा, यूकैरियोट में क्या होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है, इस वजह से कंसिडर कर रहा है। ठीक है, चले आगे बेटा। बेटा इन्फिनिटी में कैसे अपग्रेड करेंगे उसके लिए मैं बता दूंगा, आपके पास बहुत सारे बच्चों को एक वो आया होगा मेल। ठीक है, चलिए आगे चलें, जल्दी 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 बताओ, आगे चलें, नेक्स्ट चलें, जल्दी बताओ, नेक्स्ट चले आगे। यस, चलिए लिख लिया हो तो आगे चले फटाफट से। लिख लिया हो तो आगे चले। चलिए आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ बेटा। अब आपको तीसरा टॉपिक है, देखो हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं पहले आपको समझना पड़ेगा। हम ओवरव्यू ऑफ सेल में टाइप ऑफ सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, वहां पर हमने ऑर्गेनल्स के बारे में जान लिया है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं साइज ऑफ सेल की, तो सबसे छोटा सेल जो होता है वो मेरे पास पीपीएलओ होता है, जो एक तरह का माइकोप्लाज्मा है। क्या नाम है, पीपीएलओ। कितने लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता है, प्लूरो, पी से प्लूरो, दूसरा पी निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल जो है वो मतलब लगभग 6 इंच से भी बड़ा हो सकता है, दैट इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो है वो लार्जेस्ट सेल है। और लॉन्गेस्ट जो है बेटा मेरे पास नर्व सेल, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, वो होता है। तो साइज ऑफ सेल की बात करें, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट, कुछ साइज दे रखे हैं आपको। सबसे पहले वायरस सेल नहीं है, पर वायरस का साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर है। इसका मतलब कुछ वायरस माइकोप्लाज्मा से हल्के बड़े होते हैं। यस, आप देखो ध्यान से, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर है, और पीपीएलओ आता किसमें, माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा में आता है, और माइकोप्लाज्मा का वैसे साइज 0.3
माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का एवरेज साइज 2 दे रखा है, एक जगह दे रखा है 1 से 2 माइक्रोमीटर, और एक जगह दे रखा है 3 से 5 माइक्रोमीटर। सर दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीसी जो होता है वो 7 माइक्रोमीटर का होता है, डायामीटर कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल जो है, यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर है। कितने लोगों को माइक्रोमीटर साइज याद है? 10⁻⁻⁶। आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? सबसे छोटा, देखो अगर क्वेश्चन आता है विच इज स्मॉलेस्ट, विच इज स्मॉलेस्ट, तो यहां पर मैं क्या क्या लिख सकता हूं? देखो ऑप्शन में लिखा है पीपीएलओ, फिर लिखा है वायरस, उससे भी छोटा होता है वायरॉइड, और फिर मेरे पास क्या लिखा है, मान लेते हैं आरबीसी लिखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा कौन है, तो आप वायरॉइड मार्क करोगे। और अगर क्वेश्चन आ जाए विच इज स्मॉलेस्ट सेल, विच इज स्मॉलेस्ट सेल, तो वहां पर क्या मार्क करोगे? यही ऑप्शंस फिर से रिपीट कर देता हूं, तो क्या मार्क करोगे? तब आपके पास आंसर ए आएगा। कितने लोगों को बात समझ में आई है? कितने लोगों को दोनों क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? कितने लोगों को क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? बेटा ये ऑस्ट्रिच एग अनफर्टिलाइज की बात हो रही है, ये फर्टिलाइज की बात नहीं हो रही, अनफर्टिलाइज की बात हो रही है। मेरी बात सुनने ध्यान से। एग 2 प्रकार के होते हैं, एक अनफर्टिलाइज होता है, एक फर्टिलाइज होता है। दोनों तरह के एग होते हैं हमारे पास। क्लियर है? वायरॉइड प्रोटीन है, वायरॉइड बेटा आरएनए होता है। वायरॉइड क्या होता है? आरएनए होता है, वो वायरस से भी छोटा होता है। वायरॉइड वायरस से भी छोटा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कौन सबसे छोटा है, तो आप लिखोगे वायरॉइड, वायरस से भी छोटा होता है। और कौन सबसे छोटा सेल है, तो बाय डिफॉल्ट मुझे बैक्टीरिया मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि पीपीएलओ क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है। तो इसका मतलब बैक्टीरिया का साइज यूकैरियोट से छोटा होता है। यहां तक किसी को दिक्कत? पहले बताओ, यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है किसी को? यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है? मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं एक बार, फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कौन छोटा है साइज में, तो यहां पर यह नहीं पूछ रहा है कि सेल की बात कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे छोटा सेल पीपीएलओ होता है, लेकिन पीपीएलओ से भी छोटा मेरे पास वायरस होता है। तो वायरस जो है ना वो छोटा है, वायरस से भी छोटा मेरे पास क्या होता है? वायरॉइड होता है। विच इज स्मॉलेस्ट सेल, क्या हमारे पास स्मॉलेस्ट सेल है? क्या हमारे पास स्मॉलेस्ट सेल है? सबसे छोटा सेल कौन सा है? बताओ, सबसे छोटा सेल कौन सा है? तब पीपीएलओ आएगा। अब क्वेश्चन समझ में आया? मैं सेम ऑप्शंस रिपीट करूंगा, ए बी सी डी, तब मेरे पास पीपीएलओ आएगा। कितने लोगों को समझ में आ गई क्वेश्चन? बेटा नीचे वाले में वायरस सेल होता है, पिटाई कर दूंगा मैं। वायरस सेल होता है, वायरस सेल है कहां? इसका आंसर वायरस होगा। वायरस कैसे हो जाएगा? अरे वायरस आंसर कैसे हो जाएगा इस दूसरे क्वेश्चन का? आपसे पूछा जाए कि कौन छोटा है, देखो मेरी बात समझो, सबसे छोटा सेल पीपीएलओ होता है। उससे क्या छोटी कुछ चीजें होती हैं? वायरस होता है, वायरस से भी छोटा वायरॉइड होता है। पर वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स, दे आर नॉट लिविंग, लिविंग नहीं होते। अब समझ में आया? यस। अब कोई जिसको अभी भी गलत लग रहा हो? बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब देखो एनसीईआरटी कहती है कि अलग अलग चीजों की अलग अलग शेप होती है सेल्स की, और वो डिपेंड करती है फंक्शन पर। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि सेल क्या काम करता है, फंक्शन ऑफ सेल पर उसकी क्या डिपेंड करती है? शेप। जैसे अगर आपने आरबीसी देखा हो ना, वो आसानी से निकल जाए ऐसी शेप का होता है, साइड से ऐसा दिखता है, ऊपर से ऐसा दिखता है। तो आरबीसी की जो शेप होती है ना, वो होती है राउंड और बाई कनकेव, राउंड एंड बाई कनकेव शेप होती है।
ऐसी शेप होने से फायदा क्या होता है, आसानी से निकल जाता है। ऐसी शेप से क्या फायदा होता है, आसानी से निकल जाता है कैपलरीज में से। डब्ल्यूबीसी की जो शेप है वो अमीबॉइड होती है। क्या है, अमीबॉइड हमारे पास होती है। डब्ल्यूबीसी की शेप कैसी होती है बेटा, अमीबॉइड। अमीबॉइड का क्या मतलब होता है, नॉट फिक्स। यस, जैसे अमीबा की शेप होती है। अब जो मेरे पास कॉलुमनर एपिथेलियम है, देखो मैं शेप लिख रहा हूं, मेरे पास ए बी, ये शेप दे रखी है एनसीईआरटी ने, सी डी, ये शेप्स दे रखे हैं। कॉलुमनर एपिथेलियम, न्यूरॉन की, ट्रैकीड्स की, इनकी। अब कॉलुमनर एपिथेलियम ऐसी दिखती है, देखो कॉलम शेप की एपिथेलियम है ऐसी। याद है, इसमें कुछ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी होती है। तो वो लॉन्ग होगी और नैरो होगी। लॉन्ग है एंड नैरो है, पतली है, लॉन्ग और नैरो होती है। न्यूरॉन कैसा होगा सर, न्यूरॉन भी लॉन्ग होता है पर उसके साथ ब्रांच होता है। कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। अब ट्रैकीड्स क्या होते हैं, किसी को नहीं पता होंगे। ट्रैकीड्स ऐसे होते हैं बेटा, ये ट्रैकीड्स होते हैं ऐसे, इस तरीके के ट्रैकीड्स होते हैं। ट्रैकीड्स लंबे होते हैं, लंबे। ये पानी का ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा, जाइलम में होते हैं। ये किस में होते हैं, जाइलम में। तो लंबे होते हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है कि सेल्स की शेप किस पे डिपेंड करती है, फंक्शन ऑफ सेल पे। तो ट्रैकीड्स कैसे होते हैं, एनसीईआरटी लिखते हैं इलोंगेटेड। इलोंगेटेड है, लंबे हैं, पतले लंबे हैं। और मीजोफिल सेल क्या होता है बेटा, ये लीफ का सेल है। लीफ के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं मीजोफिल सेल, जिनमें ऐसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये क्या है, मीजोफिल सेल है। तो मीजोफिल सेल मेरे पास कैसे होते हैं बेटा, राउंड और ओवल होते हैं। राउंड मतलब गोल एंड ओवल शेप के होते हैं, थोड़े से राउंड एंड ओवल होते हैं। राउंड मतलब बाउंड्रीज राउंड है और ओवल शेप के हैं। क्लियर है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि डब्ल्यूबीसी की अमीबॉइड शेप है, नॉट फिक्स, इररेगुलर लिख सकते हो। रेगुलर नहीं है, कोई फिक्स शेप नहीं है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है कुछ शेप याद कर लो आप। सबसे पहले कहती है आरबीसी राउंड एंड बाइकनकेव, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड, कॉलुमिनर एपिथेलियम लॉन्ग एंड नैरो, न्यूरॉन में लॉन्ग एंड ब्रांच, ट्रैकेट्स में इलोंगेटेड, मीजोफिल सेल में राउंड एंड ओवल। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। मीजोफिल सेल में क्या होता है बेटा, मीजोफिल सेल होते क्या है, कई लोगों को नहीं पता होता। देखो, फिल का मतलब होता है लीफ, मीजो का मतलब होता है, तीन तरह के प्लांट्स होते हैं। एक पानी में रहने वाले हाइड्रोफाइट्स, एक डेजर्ट में रहने वाले जीरोफाइट्स, जो नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं मीजोफाइट्स। तो मीजोफाइट्स मतलब तुम्हारे घर के बाहर नीम का पेड़, पीपल का पेड़, उन मीजोफाइट्स की लीफ में खास तरह के सेल होते हैं, मीजोफिल सेल्स। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ आ रहा है समझ? हो गया, हो गया। यस, यहां तक ठीक है बेटा, आगे चले, आगे चले। आ रहा है समझ? ये सारा समझ में आ रहा है? पहले बताओ आपको, देखो कैसे कैसे जो ओवरव्यू है ना, उसको मैंने कई पार्ट में तोड़ा है। सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बताया उसमें, मैंने बताया टाइप ऑफ सेल पे हम बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक एनिमल सेल में चीक सेल, यहां पर ये आ गया। उसके बाद हमने उसकी ऑर्गेनल्स की बात कर ली, विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। फिर मैंने साइज और शेप की बात कर ली है। उसके बाद अब मैं बात कर रहा हूं प्रोकैरियोटिक सेल पे आ रहा हूं। अब मैं किस पे आ रहा हूं, प्रोकैरियोटिक सेल पे आ रहा हूं। चले बेटा प्रोकैरियोटिक सेल पे। यस, ट्रैकीड्स जो होता है ना बेटा, ट्रैकीड्स वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम में होता है। ट्रैकीड्स किस में होता है, जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है।
चले बेटा आगे। चले आगे बेटा, ठीक है। अवंतिका, मैं जितने बेटा मैसेज, छुट्टी, तुम्हारी पिटाई कर दूंगा मैं, इधर आ जाओ पहले। प्रोकैरियोटिक सेल के बेसिक बातें बात कर रहे हैं हम लोग, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखेंगे, मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। प्रोकैरियोटिक सेल बेसिक सी चीजें सुनो ध्यान से। बहुत सारे लोगों को बीच में कंफ्यूजन है किस चीज को लेकर, कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, मोनेरा क्या होता है, इस बात की कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोगों को इस बात की कंफ्यूजन है। किसकी किसकी कंफ्यूजन है? मोनेरा किसे कहते हैं, इस बात की कंफ्यूजन है। बैक्टीरिया किसे कहते हैं, इस बात की कंफ्यूजन है। ये छोटी छोटी बातों की कंफ्यूजन होती है। आप सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले सुनो जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से। मेरे पास एक किंगडम होती है, उसका नाम होता है मोनेरा। हेडिंग डाल लो, टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल सारे। मेरे पास एक किंगडम होती है मोनेरा। मोनेरा क्या है? एक किंगडम है। किंगडम क्या है? मोनेरा। उसके अंदर जो भी आते हैं, उसके अंदर सारे बैक्टीरिया आते हैं। तो ऑल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का। ऑल बैक्टीरिया आर इन मोनेरा। सारे के सारे बैक्टीरिया मोनेरा में आते हैं। एंड उनके पास कैसे सेल हैं? प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसे सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको डाउट होता है मोनेरा में, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक सेल में? ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मोनेरा एक बड़ा ग्रुप है। मोनेरा क्या है? एक बड़ा ग्रुप है, किंगडम है। उसके अंदर जो भी आते हैं सबको बैक्टीरिया कहते हैं। और बैक्टीरिया के पास कैसा सेल होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक सेल, ये सेल की टाइप है। और जो बैक्टीरिया है ये ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की टाइप है, ग्रुप है एक तरीके का। और मोनेरा क्या होती है बेटा? किंगडम होती है। मोनेरा क्या होती है? किंगडम होती है। तो आपको यह समझना है कि मोनेरा किंगडम के अंदर सारे बैक्टीरिया आते हैं और उन सब पे प्रोकैरियोटिक सेल है। उन सब पे क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। मेरी बात समझ आ रही है? उन सब पे मेरे पास क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। क्लियर है? बताओ। इसका मतलब मोनेरा एक किंगडम है, उसके अंदर कौन आता है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, ग्रुप होता है। मतलब जैसे पीपी येलो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया है, समझ आ रहा है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। वो किस किंगडम में आता है? मोनेरा में। और बेसिकली इन सब के पास कौन से सेल होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। समझो इस बात को। ये छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज करती हैं। जैसे अगर मैं पहला पॉइंट मैंने बात की, मोनेरा क्या होता है, किंगडम क्या होता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं, तो एग्जांपल में अगर मैं लिखता हूं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में कौन कौन आता है? देखो, बैक्टीरिया में मेरे पास कौन कौन आ जाता है? मेरे पास आ जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका एक और नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। ये भी बैक्टीरिया में आते हैं। उसके अलावा आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ई कोलाई आपने सुना है, स्ट्रेप्टोकोकस आपने सुना है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? ये सब बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। तो बैक्टीरिया इंक्लूड, बैक्टीरिया में ये सब आ जाते हैं। तो मोनेरा किंगडम है, उसका एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर सब आ जाते हैं। सही है? बैक्टीरिया के अंदर क्या आ जाते हैं? सब आ जाते हैं। तो मोनेरा एक किंगडम है। और हम बैक्टीरिया को बेटा और दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, वो हम आगे करेंगे। पर अभी के लिए क्या याद करना है कि किंगडम होती है मोनेरा, उसके अंदर सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं।
और बैक्टीरिया कोई एक नहीं है, बहुत सबको मिलाकर बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया का सेल कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। कितने बच्चों को यह पता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियम एंड बैक्टीरिया? बैक्टीरियम मतलब सिंगुलर, सिंगल, बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे। यस, जीनस पे बाद में बात करेंगे बेटा, अभी नहीं। क्लियर है? बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया क्या होगा? प्लूरल, मतलब बहुत सारे। अब देखो क्या होता है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल, देखो मल्टीप्लाई फास्ट एंड साइज स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये किसकी बात कर रहे हैं मुझे बताओ। हम बात कर रहे हैं किसकी? बैक्टीरिया की। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल की। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जिसका मतलब बैक्टीरिया है, वो क्या करता है? बैक्टीरिया क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है फास्ट एंड साइज स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से साइज छोटा होता है और तेज मल्टीप्लाई करता है। यस, तेज मल्टीप्लाई करता है। हमने पढ़ा इनका साइज बहुत वेरिएबल होता है। साइज वेरिएबल कैसे होता है आप देख लो ध्यान से। हमारे पास पीपीएलओ क्या साइज है? 0.1 माइक्रोमीटर। एक नॉर्मल बैक्टीरिया का क्या साइज है? हम लिख रहे हैं या तो 1 से 2 या 3 से 5 माइक्रोमीटर। तो आप देख रहे हो साइज कितना वेरी करता है। अगर मैं आपसे कहूं, मेरी बात सुनो, सुनो ध्यान से, ये 1 है और ये 0.1 है, तो 10 गुना का फर्क है, 10 टाइम्स का फर्क है। यस और नो? यस और नो? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल में मुझे क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं। पहला कि मोनेरा, बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर क्या होता है। मोनेरा किंगडम है, प्रोकैरियोटिक सेल सेल की टाइप है, बैक्टीरिया उसका ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया अकेला नहीं होता, बैक्टीरिया इज नॉट अकेला, बैक्टीरिया ग्रुप है। बैक्टीरिया में ये सब आते हैं। तो एनसीईआरटी ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक लाइन लिखी है कि बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, क्योंकि मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया ही हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? साइज वेरी करता है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया मल्टीप्लाई फास्ट, तेजी से डिवाइड करते हैं और साइज छोटा होता है किसके कंपैरिजन में? यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। और साइज वेरी करता है। अगर आप देखो ना भाई, एक नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज क्या है? एक नॉर्मल बैक्टीरिया का साइज है 1 से 2 और 3 से 5 माइक्रोमीटर। 1 से 2 और 3 से 5 माइक्रोमीटर। क्लियर है बेटा? 1 से 2 और 3 से 5 माइक्रोमीटर। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। यहां तक ठीक है? बताओ, जो लिखा हुआ है वहां तक क्लियर है? आपने पिछले साल भी पढ़ा था, इस साल आपको थोड़ा सा और मतलब ऑर्गेनाइज और कंडेंस मिलेगा ताकि आप जल्दी याद कर सको चीजें। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, मैं नोट्स को कम नहीं कर रहा, ना मैं कम पढ़ाऊंगा, लेकिन चीजें और ऑर्गेनाइज मिलने से आपका समय थोड़ा सा कम होगा। हमारी तरफ से ये एफर्ट बढ़ सकता है। दूसरा, हम लोग बेटा थोड़ा जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा और ज्यादा लॉजिकल चीजें इसमें इंक्लूड करते चले जाएंगे। यस, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ अलग नहीं है बेटा। माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप है और पीपीएलओ उसके अंदर आता है। बेसिकली क्या है, माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप होता है, उसके अंदर पीपीएलओ आता है। तो माइकोप्लाज्मा का कुछ एवरेज साइज दे रखा है, पीपीएलओ उसमें भी सबसे छोटा होता है। यस, यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? पीपीएलओ की फुल फॉर्म में लिख देता हूं बच्चे आपके लिए। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है, मैं लिख देता हूं, प्लूरो। कितने लोगों को पता है प्लूरल फ्लूइड क्या होता है? प्लूरो, प्लूरो मतलब लंग्स के अंदर एक आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है निमोनिया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
तो उस फ्लूइड में ऑर्गेनिज्म को, कैटल को, ये निमोनिया कर रहा है। कैटल समझ में आ रहा है, गाय भैंस को, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ की फुल फॉर्म। डन है? यस। अब हमारे पास बेटा, हमारे पास प्रोक्रियोटिक सेल में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखो हमने कितने पॉइंट पढ़े अभी, 1 2 3 4। फिफ्थ पॉइंट है शेप को लेके। फिफ्थ पॉइंट क्या है मेरे पास? शेप को लेके। शेप ऑफ बैक्टीरिया मेरे पास कितनी शेप होती है? मेनली 4 शेप है, मेनली 4 शेप होती हैं और उनके नाम होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं शेप, और फिर मैं लिख रहा हूं उसका नाम, और मैं फिर लिख रहा हूं उसकी प्लूरल फॉर्म। ध्यान से सुनना, जैसे ध्यान से देखेंगे बेटा, शेप का नाम है कोकस, देखो नाम है कोकस, और शेप है गोल, तो गोल को आप लिखोगे स्फेरिकल। मेरी बात समझना ध्यान से, अगर सबसे पहले गोल शेप है तो उस शेप कैसी है? स्फेरिकल है, उसका नाम कोकस है। और एक से ज्यादा कोकस होंगे तो क्या लिखोगे? कोकाई लिखोगे। ऐसे ही सेकंड, अगर मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, मेरे पास शेप ऐसी है, देखो ऐसी शेप है, इसको कह रहे हैं रॉड शेप। अब उस रॉड शेप का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। उस रॉड शेप का नाम देखो क्या है? बैसिलस। और एक से ज्यादा होगा तो क्या लिखेंगे? बैसिलाई। बैसिलाई समझ में आता है बेटा? एक से ज्यादा, बैसिलाई। ऐसे ही मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, अगर मेरे पास तीसरी शेप ऐसी है, ऐसी, ये कॉमा दिख रहा है तो इसको लिखते हैं कॉमा शेप। कॉमा शेप, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बेटा स्पीरिलियम। क्या वर्ड यूज करते हैं? सॉरी कॉमा है, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं विब्रियम। विब्रियम शेप कहते हैं, और उसका प्लूरल होता है विब्रियो। ऐसे ही मेरे पास ये होता है स्पीरिलियम, और उसका प्लूरल होता है स्पीरिलिया, और शेप होती है ऐसे स्पाइरल। कितने लोगों को ये टेबल समझ में आ रही है? इसको कहते हैं स्पाइरल शेप। स्पाइरल समझ में आता है बेटा आप लोगों को? देखो जरा, बैक्टीरिया की टोटल 4 शेप है, ध्यान से देखो बच्चे, टोटल मेरे पास 4 शेप है, ठीक है। गोल शेप को क्या बोलते हैं? कोकस, नाम कोकस है, शेप ही ऐसी है। रॉड शेप को कहते हैं बैसिलस, और बहुत सारे होंगे तो बैसिलाई। ऐसे ही कॉमा शेप को कहते हैं विब्रियम, बहुत सारे होंगे विब्रियो। ऐसे ही स्पाइरल शेप को कहते हैं स्पिरिलियम, बहुत सारा होगा स्पिरिलिया। क्लियर है? और सबसे ज्यादा कॉमन शेप ये है। मोस्ट कॉमन मेरे पास इनमें से कौन सी होती है? बैसिलस। मोस्ट कॉमन इज बैसिलस। कितने लोगों को शेप समझ में आ रही है? शेप समझ में आ रही है? ऑरेंज कलर है कहां इसमें? बेटा मोस्टली बैक्टीरिया 1 से 2 या 3 से 5 साइज के होते हैं। बेटा पीपीएलओ लंग्स में करेगा, हाँ कैटल के। शेप समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, शेप समझ में आ रही है? आपको ये समझ में आ रहा है कि नाम क्या होता है? नाम क्या होता है? जल्दी बताओ बेटा, नाम क्या होता है? क्लियर है? तो मोस्ट कॉमन शेप इज बैसिलस, ठीक है। ई कोलाई में फ्लैजिला होता है बेटा, उस पर बात करेंगे अभी हम, अभी तो ये पढ़ो जरा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैक्टीरिया में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होती है सारे बैक्टीरिया में, उसके अलावा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, साइटोप्लाज्म, ये सारे बैक्टीरिया में होता है, क्योंकि अब हम बैक्टीरिया का डायग्राम बनाने जाएंगे। तीसरा न्यूक्लियोइड, जो कि क्या है? नेकेड डीएनए। एंड फोर्थ राइबोसोम। कौन से वाला?
70s टाइप। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे हैं या जो भी चीजें लिखी है सारे बैक्टीरिया में होती है। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बैक्टीरिया का, पर उससे पहले आप ये देख लो, हमने शेप पढ़ी है और स्ट्रक्चर प्रेजेंट पढ़े हैं सारे बैक्टीरिया में। कितने लोग ऐसे हैं जो ये फील कर पा रहे हैं कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा ज्यादा ऑर्गेनाइज हैं चीजें, इससे हमारा समय बचेगा? कितने ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में आ रही है? यस। इससे क्या होगा, इसी चीज को मैं प्रॉपर शॉर्ट नोट्स में भी कन्वर्ट करूंगा आपके लिए। डन है? ताकि आपके पास लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स में अंतर ना हो। मैं ये बात बिल्कुल स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, ये डिफरेंट होते हैं इसलिए प्रॉब्लम आती है। इसी को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करेंगे। यस, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा? पहला, हम सिलेबस टाइम से पहले भी फिनिश कर पाएंगे। दूसरा, हम सेम चीज की मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे। तीसरा, हम क्रिटिकली सोच पाएंगे, लेवल अप कर पाएंगे। यही काम करना है इस साल बायो के लेके, ठीक है। नीट एडवांस बना सकते हैं तो जरूर बनाओ, उससे फायदा होगा आपको। क्लियर है? एक चीज और मैं प्लान कर रहा था, मुझे बताना है कि क्या मैं सही सोच रहा हूं। मैं आपको अदर एग्जाम्स के लिए भी थोड़ा थोड़ा गाइड करूंगा पूरे साल भर और बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस करने हैं। मैं अब आंख बंद करके नहीं बैठ सकता बाकियों की तरह कि एक ही एग्जाम है और रेल चली हुई है, सब उसी में पढ़ रहे हैं लाखों बच्चों की तरह। नेक्स्ट क्या होता है, CUT के कैसा पेपर आता है, इन सब के लिए बेटा मुझे गाइड करना है। तुम चाहे, मैं अभी यहां पर ये बात बोल रहा हूं, खराब लग रही होगी कुछ को कि नहीं सर मैं डॉक्टर ही बनने वाला हूं, लेकिन ईमानदारी से मेरे से पूछोगे तो हमें, जैसे मैं एक बात बोलता हूं, आप घर में रहते हो, आपके पेरेंट्स को देखते हो, एजुकेशन इतना अच्छा हो गया, बेटियों को पढ़ा भी रहे, तब भी माँ बाप दहेज इकट्ठा कर रहे होते हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो डरते हैं कि यार कभी बुरा समय हुआ तो बुरे समय के लिए तैयार रहेंगे, अच्छे समय की कोशिश करेंगे। इसके साथ क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से डोपा आपको देना स्टार्ट करूंगा, मतलब थोड़ा सा प्रॉपर वे में, तो मुझे प्लान कर लेने दो बस, है ना। आज लाइव मिलो सारे बेटा 6 बजे, कुछ प्रॉपर अनाउंस करेंगे। 6 बजे मुझे हर एक बच्चा लाइव चाहिए यूट्यूब पे, ठीक है। बाय।